हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. चैनल पे विजन IAS के इकोनॉमिक सर्वे के 3 पार्ट्स अपलोड हो गए हैं। These 3 parts together constitute or comprise 8 chapters of the economic survey. I personally believe and I truly believe that these videos are going to be of immense help to you क्योंकि उसमें एक पैटर्न है, उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं और प्रीलिम्स के MCQs कैसे सॉल्व करने हैं चैप्टर की डिस्कशन के बेसिस पे वो भी बताया गया है। मैं आई बटन में वीडियोस लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स इन कीरडी, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको याद होगा जब आप अपने मेंस के PYQs पढ़ते हैं तो GS1 में क्वेश्चन आया था एक बार, आपके 2013 के पैटर्न बदलने के बाद का ही ये क्वेश्चन है। तो आप पढ़ते हैं कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिफरेंट एंड सिमिलर टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और वाइगाई वैली सिविलाइजेशन के बीच में या कीरडी में जो फाइंडिंग्स हुई हैं उसके केस में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इट हैज कम अप लाइक अ फुल फ्लेश्ड आर्टिकल और उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स और जुड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सिमिलैरिटीज भी देखेंगे और बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखेंगे। यू शुड हैव योर पॉइंटर्स रेडी। आप थोड़े बहुत ग्राफिटीज भी बना सकते हैं जिस तरह से आप डिफरेंशिएट करके दिखा सकें। हम अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कीरडी है क्या? कीरडी शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ तमिलनाडु की एक छोटी सी जगह है। इट इज अबाउट 12 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट टू द टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई एंड इज लोकेटेड अलोंग द वाइगाई रिवर। तो ये आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू मस्ट नो वेयर वाइगाई रिवर इज। तो ये बेसिकली इट इज लोकेटेड अलोंग वाइगाई रिवर ओनली। द एक्सकवेशन, तो देखिए पहली बार ये जो कीरडी है ये शब्द सबसे ज्यादा न्यूज में कब आया था? 2015 में, क्योंकि 2015 में कुछ ऐसी एक्सकवेशंस हमारे सामने आई थी जिसने ये प्रूव किया था कि एक अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी तमिलनाडु में इन द संगम एज ऑन द बैंक्स ऑफ द वाइगाई रिवर। तो देखिए सबसे पहली सिमिलैरिटी तो हमें क्या मिल जाती है कि दोनों ही अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सेटलमेंट और अर्बन इस तरह के सेटअप के बारे में बताते हैं। तो दोनों ही अर्बन सिविलाइजेशन हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी तो यही हमारे लिए मिल जाता है और पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी यही मिल जाता है। एक वाइगाई रिवर के बारे में बात कर रहा है और एक इंडस रिवर के बारे में बात कर रहा है, उसके अलोंग जो उस समय पे सिविलाइजेशन थी, राइट। तो पहले दोनों पॉइंट्स डिफरेंसेस के और सिमिलैरिटीज के हमें यहीं से मिल जाते हैं। हाउ इज कीरडी लिंक्ड टू संगम एज? तो देखिए संगम एज क्या है। जब अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है आपके मेंस में, तो आपसे उसका एक पार्ट संगम एज का है, तो अब आपको शुरू समझ नहीं आएगा कि कैसे करें हम आंसर को। तो आप संगम एज की जो अभी तक ऑल्दो कंटेस्टेड है, पर अभी तक जो हमें पता है कि संगम एज क्या है। संगम एज इज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन एंशिएंट तमिलनाडु which was believed to be from 3rd century BCE to the 3rd century CE। तो यानी कि 3rd century BCE से लेके 3rd century CE के बीच में हम समझा करते थे। तो आप इसी से शुरू कीजिए, ऑल्दो ये कंटेस्टेड है, पर जो कंटेस्टेड है फिर आप वही दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एक ब्रीफ एक 2 लाइन लिख के बताइए कि नाउ इट इज बीइंग कंटेस्टेड विद द न्यूज जो हमने देखी और जो एक्सकवेशंस हमें मिली हैं रिसेंटली कीरडी से, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चला है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमें पता चला है कि जो संगम एज है वो संगम एज उससे भी पहले डेट करती है जो हमें अभी बताई गई है। तो इट हैज पुश्ड द संगम एज फर्दर बैक। 2019 में ये तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई जिसने जो अनअर्थ आर्टिफैक्ट जो हमें कीरडी से मिले इनको डेट किया टू द पीरियड बिटवीन 6th century BCE एंड 1st century BCE। तो यानी कि हमने इसको वी हैव पुश्ड द डेट बैकवर्ड्स। ओके, तो जितना हम उनको ओल्ड समझा करते थे उससे भी पुरानी है ये सिविलाइजेशन। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है और यही चीज आप लिखेंगे कि 6th century BCE और 1st century BCE को इसको पुश कर दिया गया है तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स ने। ये आपका सब इंट्रोडक्शन हो जाएगा,
ओके तो यहाँ पे रिसेंट, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी है, रिसेंट ASI रिपोर्ट बाय के अमरनाथ रामकृष्ण, द सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड कीरडी इन 2015 हैज पुश्ड द संगम एज टू 800 BCE बेस्ड ऑन दीज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। मेरे हिसाब से जो पहला हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस और सिमिलैरिटी मिली, ये आप याद रखिए। आप उसके बाद यहाँ से शुरू करके फिर उसका सब इंट्रोडक्शन ये दे सकते हैं जो हमने 1st सेंचुरी BCE और 6th सेंचुरी BCE का पढ़ा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि क्या लिंक्स हैं। Are there links to Indus Valley? Okay, the unearthed Kiradi artifacts have led academics to describe the site as part of the Vaigai Valley civilization. ठीक है, तो हम अब बेसिकली जो हमें ये फाइंडिंग्स मिली हैं, हम इस सिविलाइजेशन को वाइगाई वैली सिविलाइजेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं academicians. The findings have also invited comparisons with the Indus Valley civilization by acknowledging the cultural gap of 1000 years between the two places. तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही यही है, ठीक है, कि 1000 साल का बीच में अभी भी गैप है, कल्चरल गैप है दोनों के बीच में। Okay, till now the gap is filled with Iron Age material in South India which serve as residual links. However, some of the symbols, तो देखिए बहुत आप जानते हैं, देखिए एक और चीज है जो तमिल स्क्रिप्ट से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड, और हम जब ये भी एक इट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। हम समझते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई, फिर उसमें से नागरी आई अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, और फिर नागरी से अब हम जो देवनागरी हमने अपनाई हुई है वो देवनागरी ही है, राइट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ही एक एवोल्यूशन है। वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो साउथ में है वो तमिली, जिसे हम तमिल ब्राह्मी भी कहते हैं, उसमें हुई, फिर फाइनली जो आज वो लैंग्वेज बोली जाती है वो ब्राह्मी से ही आई है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि जो तमिल ब्राह्मी है या फिर जो तमिली है वो ब्राह्मी को भी प्रीडेट करती है, ये भी एक इट्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ठीक है। तो ये भी आप एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स दोनों के बीच में ये भी कहा जाता है कि जो आयरन एज है, आयरन एज और जो वाइगाई वैली सिविलाइजेशन थे, दे सॉर्ट ऑफ साइमल्टेनियसली ही चल रहे थे ये दोनों, ठीक है, तो ये कोइंसिडेंटल थे। However, some of the symbols found in potsherds of Kiradi bear a close resemblance to Indus Valley signs. बहुत इंपॉर्टेंट, पहला आपको ये सिमिलैरिटी यहाँ से और मिल जाती है। हम 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं सिमिलैरिटी में, तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वो ये है कि बहुत सारे पॉटशर्ड्स के ऊपर, बहुत सारी जगहों पे, पत्थरों के ऊपर हमें जो जिस तरह के साइंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय मिले, वही तरह के साइन यहाँ भी मिले हैं। ग्राफिटीज आप देख सकते हैं, एरोज, इस तरह से आप अभी जो देखेंगे थंबनेल उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा, राइट। अ लॉट ऑफ डिगिंग एंड स्टडी हैज, तो ये ग्राफिटीज वाला आप 2-3 ड्रॉ भी कर दीजिए, ग्राफिटी एक एरो जिसमें 3 डंडियां हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। A lot of digging and study has to be done to establish the links between these two civilizations. Okay, it affirms that Kiridi has all the characteristics of an अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कीरडी है उसमें जो भी एक अर्बन सिविलाइजेशन को डिफाइन करती हैं चीजें, वो सब कुछ है इसमें। ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये भी एक, यहाँ पे टाउन प्लानिंग याद कीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ऑल, तो आप ये भी एक हमें सिमिलैरिटी मिल जाती है। जो भी अर्बन सिविलाइजेशन, तो दोनों ही है, तो सिमिलैरिटीज तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। वहां पे भी बहुत सारी लग्जरी आइटम्स थी, यहाँ पे भी लग्जरी आइटम्स हैं। वहां पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के हमारे पास प्रूफ्स थे, यहाँ पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के प्रूफ्स हैं, ओके। It comes across as an industrious and advanced civilization and has given evidence of urban life and settlements in Tamil Nadu during the और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। कीरडी हैज, अब साथ ही में देखिए जो संगम लिटरेचर है उसकी क्रेडिबिलिटी को और एड ऑन कर दिया है कीरडी की इन फाइंडिंग्स ने। व्हाट हैज बीन अनअर्थ सो फार, तो देखिए अभी हमें इतने समय से क्या मिला है, जो यहाँ पे लिखा है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, फिर 1-2 पॉइंट जो मुझे बताने हैं हम वो भी देखेंगे। व्हाट हैज बीन अर्थ सो फार, अब देखिए 8 राउंड ऑफ एक्सकवेशंस हो चुके हैं, जिसमें से पहली 3 में ASI भी साथ में थे, पर अब तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ही इसको कंडक्ट कर रहे हैं सारे एक्सकवेशंस को। तो ओवर 18,000 आर्टिफैक्ट्स हमने अनअर्थ किए हैं इस साइट से, और बहुत सारे यूनिक आर्टिफैक्ट्स विल बी, और बहुत सारे इसमें से जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो डिस्प्ले में होंगे म्यूजियम विच इज टू बी ओपनड वेरी सून, ओके। अनअर्थिंग ऑफ हीप्स ऑफ पॉटरीज, सबसे पहले तो पॉटशर्ड्स मिले हैं, पॉटरीज मिले हैं, ठीक है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री वाज इनटू एग्जिस्टेंस, पहला चीज तो हमें यहाँ से ये पता चल गई, ठीक है। और ये जो पॉटरी बना करती थी मोस्टली लोकली अवेलेबल जो रॉ मटेरियल्स थे उसी से बना करती थी। ओवर 120 पॉटशर्ड्स कंटेनिंग तमिल ब्राह्मी
इंस्क्रिप्शंस, तो उस पे पॉटशर्ट्स पे ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इट हैज सर्वाइव्ड दिस पीरियड, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो ये चीज हमें पता चलती है। कीरडी along with other Tamil Nadu sites which have over 1,000 inscribed potsherds clearly suggest the long survival of the script, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद spindle whorls, copper needles, terracotta seal, hanging stones of the yarn, terracotta spheres, ये सारी कुछ कुछ similarities भी आप लिख सकते हैं। earthen vessels, जो पानी होल्ड करने के लिए या लिक्विड होल्ड करने के लिए हुआ करता था, तो वीविंग इंडस्ट्री ये हमें बताती है। स्पिंडल वर्ल्स वगैरह कहाँ होंगे, या कॉपर नीडल्स किस में यूज होंगे, वीविंग इंडस्ट्री। तो वीविंग इंडस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ एग्जिस्ट किया करती थी। साथ ही में डाइंग इंडस्ट्री भी है, ग्लास बीड इंडस्ट्री भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जैसे कि लग्जरी आइटम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, कॉपर आर्टिकल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, शेल बैंगल्स, आइवरी कोम्स। तो ये बेसिकली आर्टिस्टिक, कल्चरली रिच और प्रॉस्पेरस लाइफस्टाइल दिखाता है कीरडी के लोगों का। तो वैसे ही आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी लिख सकते हैं। और अगेट एंड कार्डिलियन जो बीड्स हैं, ये बताता है कि कमर्शियल ट्रेड हुआ, इंपोर्ट करते थे हम ये बीड्स को, ये प्रेशियस सेमी प्रेशियस चीजों को, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चलती है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आइवरी डाइज भी हमें मिलती है, और साथ में हॉपस्कॉच के भी कुछ एविडेंस मिलते हैं। हॉपस्कॉच क्या होता है, आई डो नॉट नो कि आप लोग खेला तो सब नहीं होगा, पर आप लोग इसे क्या कहते हैं, जैसे पिट्ठूग्राम, नॉट पिट्ठूग्राम, जैसे हम जो रेक्टेंगल्स बने होते हैं 1 2, फिर उसमें यू लंगड़ी टांग करके आप फेंकते हैं और फिर चलते हैं, फिर राउंड अबाउट करके फिर वापस आते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो उसमें इस गेम के भी हमें, तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी पार्ट टाइम हॉबीज भी कुछ थी, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली यहाँ से कीरडी से, देखिए बहुत अच्छा मटेरियल तो नहीं, कोई भी GS1 का जो आर्ट एंड कल्चर का कोई बहुत ही अच्छा मटेरियल हो ही नहीं सकता। ये इधर बिट्स एंड पीसेस में पॉइंट्स खुद बना बना के 1 2 डायग्राम्स घुसा दो, आपका पूरा पेज फिल हो जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द एग्जामिनर नीड्स ऑन योर पार्ट, ओके। तो और साथ ही में एक और पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी कि स्केलेटल फ्रेगमेंट्स भी मिले हैं यहाँ पे, ऑक्स के, काउ के, बफलो के, शीप के, गोट के, पीकॉक के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी एनिमल्स वर देयर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो बहुत सारे हमने यहाँ पे पॉइंट्स देख लिया। अब देखिए संगम एज, अगेन अगर संगम एज से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, तो आप ये भी इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं कि वर्ड संगम क्या है तमिल में, ओके। सो इट्स एक्चुअली द तमिल फॉर्म ऑफ द वर्ड, संस्कृत वर्ड संघा, और संघा का मतलब आप जानते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एन एसोसिएशन, ठीक है। और कैसे जो तमिल संगम था, इट वाज एन एकेडमी ऑफ पोएट्स, जो फ्लरिश हुई थी 3 डिफरेंट पीरियड्स में अंडर द पेट्रनेज ऑफ पंडन किंग्स, है ना। तो ये कुछ कुछ आप एडिशनल फैक्टर्स लिख के, साथ में ड्राइंग्स बना के, ग्राफिटीज जो कीरडी में मिली हैं, और कैसे वो इंडस साइन से बिल्कुल सेम है, जैसे इंडस साइन 225, इंडस साइन 307, इंडस साइन 365, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, एंड यू हैव अ गुड आंसर टू इट। अब देखिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है, एडिटोरियल डिस्कस करना है, इंडियन एक्सप्रेस का लैब टू फील्ड। अब देखिए इस पे आप बहुत सारी चीजें, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्यों, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज, दिस दैट, इकोनॉमिक सर्वे में भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे कम्स हैंडी, क्योंकि उसमें सारी जो स्कीम्स हैं, सारे स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो लीगल लेवल पे हो, चाहे वो और पेरिफेरल स्टेप्स हो सरकार द्वारा, वो एक जगह कंसाइज फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, एंड यू मस्ट लर्न इट। और वो लर्न करना भी एक टीडियस टास्क है। तो आई वुड रेकमेंड कि आपके लिए और इजी हो जाएगा जो कल वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे, अगर आप उसे देख लेंगे, याद करना भी, समझना भी, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जैसे कि हमने देखा था, उससे डील करने के लिए कैसे पॉपुलर ट्रीज को GM टेक्नोलॉजी लगा के हम वी आर डीलिंग विद इट। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हमने क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव में देखी। तो आप क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए इंडिया क्या कर रही है, क्योंकि जो वीट क्रॉप है हमारी, वो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की विक्टिम बन सकती है। और वीट तो हमारी स्टेपल डाइट है, वीट एंड राइस। अगर कुछ भी क्लाइमेट चेंज हमारी वीट के लिए थ्रेट बन गया, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो उसके लिए इफ वी हैव कम अप विद अ सोल्यूशन, ये आप अपने आंसर में लिख भी सकते हैं मेंस के। ऑफ कोर्स आपको लिखना चाहिए, क्योंकि यही रीसेंट एग्जांपल्स हैं। वो घिसी पिटी बातें तो सब लिख के आएंगे, जो सब एक ही मटेरियल पढ़ के
वहां पे कॉपी करके आ रहे हैं. बट इफ यू आर अवेयर यू मस्ट टेक एन एडवांटेज ऑफ इट. इफ यू से यू आर कवरिंग न्यूज पेपर्स यू मस्ट टेक एन एडवांटेज ऑफ इट. ओके, तो वो चीज हम देखेंगे. लेकिन अगर आप इस पे कोई भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कोई भी चैनल पे कहीं पे भी, आई गारंटी अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड या आपका कोई बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये करने की कोशिश क्या की है. ठीक है, यहाँ पे वीट का ये जो बनाई गई है, आप थोड़ा ठीक है फैक्ट्स रट के चले जाएंगे लेकिन फैक्ट्स तो अब आ नहीं रहे आपके प्रीलिम्स में. आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछी जा रही है हर चीज की. कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ऐसी कि आप करना आपने एलिमिनेट ही है, सबने वहां पे जाके एलिमिनेट ही करना, आता सब कुछ किसी को भी नहीं है. लेकिन उसके लिए आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत जरूरत है. तो यहाँ पे हम वो हर एक फैक्टर जो आपसे प्रीलिम्स में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि वीट के क्या स्टेजेस हैं, वीट के उगने के स्टेजेस ही अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा ये बनाया क्या है यहाँ पे. ओके, दिस टाइम हीट कंडीशन. तो देखिए आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो और ये बात इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखी है कि क्या हुआ था पिछले साल भी हमारे पास वीट स्टॉक की काफी कमी थी और इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन क्योंकि इतनी कम हो पाई थी, फिर प्रोक्योरमेंट भी इतनी नहीं थी. क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वीट एक राबी क्रॉप है. ठीक है, उसको एक कोल्ड सीजन चाहिए होता है. तो बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम हीट बहुत जल्दी शुरू हो गई, ठीक है, फरवरी में ही हम हाफ टी शर्ट्स में आ गए, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है ठंड चली गई, लेकिन वीट्स बेचारे बहुत काफी वीट जो क्रॉप है वो सफर करती है. और लास्ट ईयर भी यही हुआ था. तो राबी क्रॉप को ठंड चाहिए लेकिन गर्मी आ गई और एक्सट्रीम हीट आ गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाई. प्रोक्योरमेंट भी साथ में इतनी नहीं हुई, तो सप्लाई कम हो गई. फिर सप्लाई कम हो गई तो साथ में हमने वीट में इन्फ्लेशन देखा. फूड इन्फ्लेशन वाज द ड्राइविंग फैक्टर ऑफ द ओवरऑल इन्फ्लेशन, यही इकोनॉमिक सर्वे कहता है. और इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है. इस बार क्या हो रहा है, हीट कंडीशंस और एटलीस्ट द विंटर्स अब्रप्ट curtailing are prevailing from mid-February itself when the wheat has hardly entered the flowering and heading period which precedes kernel development. तो देखिए अभी हम फरवरी के महीने में हैं और अभी से ही आप जानते हैं किस तरह की हीट कंडीशन शुरू हो गई हैं. और अभी तो जो वीट क्रॉप है इट हैज हार्डली एंटर्ड इनटू इट्स फ्लावरिंग एंड हेडिंग पीरियड. और फ्लावरिंग एंड हेडिंग पीरियड के बाद कर्नल डेवलपमेंट होती है. और कर्नल डेवलपमेंट जो होती है बेसिकली वो हार्डन होने के लिए बहुत जरूरी है. जब कर्नल्स बन जाते हैं ना और मच्योर हो जाते हैं तो वो इतने मच्योर होने चाहिए, स्टिफ होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए कि आप उसको थंब से अगर वो करें या नेल से उसको अपने तोड़ने की कोशिश करें या अलग करने की कोशिश करें तो टूटे ना. और फिर वही बेचने लायक जो गेहूं होता है वो वही होता है. ठीक है, तो प्रॉपर कहाँ से यहाँ पे कर्नल डेवलपमेंट हो पाएगी. तो देखिए अब यहाँ पे इससे पहले कि आगे बढ़े आपको ये पता होना चाहिए कि वीट की ग्रोथ कुछ डिफरेंट स्टेजेस में होती है. ठीक है, पहला अगेन यहाँ पे बहुत बेसिक बायोलॉजी है, बहुत बेसिक साइंस है. अगर आपको याद नहीं है ना अभी तो याद आ जाएगा कि कहाँ से कैसे शुरू होता है एक प्लांट का ग्रोथ. तो वीट की ग्रोथ में क्या होता है, सबसे पहली स्टेज होती है जर्मिनेशन एंड इमर्जेंस. तो जर्मिनेशन में क्या होता है, आपने ऑफ कोर्स सीड को बोया है, उसमें पानी देंगे तो सीड क्या होगा, स्प्राउट करेगा, उसमें एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो ग्रोथ होगी और सीडलिंग बनेगी. तो जर्मिनेशन हुआ, सीड ने स्प्राउट किया खुद को, वो जो भी आप कह सकते हो उसको हिंदी में, फूटा अंदर से और उसमें से सीडलिंग निकली. ठीक है, एक दो पत्ते ऐसे निकल आए, इमरजेंस भी हो गई. तो दूसरी स्टेज होती है टिलरिंग और फिर स्टेम इलोंगेशन. तो दूसरी स्टेज में आ जाता है टिलरिंग एंड स्टेम इलोंगेशन. तो इसमें क्या होता है, एक दो पत्ते और आते हैं. ठीक है, फिर जब क्या होता है ना कि मतलब 7-8 पत्ते के करीब आ जाते हैं तो इंटरनोड से बहुत सारी स्टेम्स निकलनी शुरू होती है, स्टेम्स बढ़नी शुरू होती हैं और मतलब प्रॉपर प्लांट बनना शुरू होता है. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम हेडिंग और फ्लावरिंग देखते हैं. हेडिंग का मतलब क्या है, देखिए वीट की केस में थोड़ा यूनिक है. हेडिंग में क्या होता है कि जो आप स्टेम देख रहे हैं ना, स्टेम्स में से बहुत पतले पतले से क्या कहते हैं हेड्स निकलने शुरू होते हैं. ठीक है, बहुत सारे हेड्स इधर उधर टेढ़े मेढ़े आप देखते हैं निकल रहे हैं, जो मेहंदी के डिजाइन में भी बनते हैं वैसे वाले हेड्स निकलते हैं. और फिर जो यही हेड है फिर बन के बेसिकली पॉलिनेशन होता है इसमें. और ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीट सेल्फ पॉलिनेशन करता है. तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसीलिए फिर 3 से 4 दिन इससे ज्यादा लगते नहीं है वीट की पॉलिनेशन में. ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, बाहर किसी और का आएंगी बटरफ्लाईज रखेंगी, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे. तो यहाँ ईजी हो जाता है. तो फिर हेडिंग होती है, पहले हेड्स बने, हेड्स में से फ्लावर बने. ओके, फिर ये जो फ्लावर क्या होता है, फिर ऑफ कोर्स फिर जो नेक्स्ट स्टेज और फाइनल स्टेज आती है वो ग्रेन फिलिंग की और राइपनिंग की आती है. ग्रेन फिलिंग में क्या होता है कि आप स्टार्च इकट्ठा करते हैं, आप वही कर्नल डेवलपमेंट वगैरह, आप बायोमास इकट्ठा करते हैं
और फिर उसके बाद राइपनिंग होती है, देन योर डन, मच्योर, एक हमारे पास क्रॉप रेडी हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको वीट की ग्रोथ साइकिल के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पता होने चाहिए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि wheat is self pollinated and it is during this time that kernels per head are determined by the number of flowers that are pollinated। तो जो हाई टेम्परेचर या ड्राउट स्ट्रेस है हेडिंग के समय पे और फ्लावरिंग के समय पे, इट कैन रिड्यूस कर्नल नंबर्स विच इज ऑफ कोर्स यील्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर नहीं समझ आया तो जो एंड का रह गया वो आगे समझ आ जाएगा। तो हम कहा थे इफ टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू सोर द ग्रेन्स विल नॉट हैव द टाइम टू, वही चीज अगर टेम्परेचर्स अभी से ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अभी तो हेडिंग एंड फ्लावरिंग शुरू हुई है, कर्नल डेवलपमेंट तो शुरू भी नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब वही चीज यहाँ पे लिखी है कि उसके पास तो इनफ टाइम है ही नहीं टू अक्यूमुलेट सफिशिएंट स्टार्च एंड प्रोटीन्स। तो अभी इतनी जल्दी वो आप फोर्स कर देंगे उसको मच्योर होने में, है ना, तो फिर जो जिस तरह की यील्ड आएगी वो बहुत लो होगी। दिस हैपेंड इन 2021 22 ऑल्सो, और हमने देखा था उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन इस बार का समय और बुरा है उससे भी, क्योंकि उस समय पे वीट स्टॉक्स काफी थे सरकार के पास, अभी नहीं है। हम लोएस्ट लेवल पे हैं अपने वीट स्टॉक्स के टर्म्स में इस समय, हिस्ट्री में आप कह सकते हैं पिछले 10 साल की। अ सेकेंड सक्सेसिव पुअर क्रॉप, ओके, जो अब इस साल हम सोच रहे हैं होगी। वन होप्स मार्च डज नॉट टर्न आउट दैट हॉट बट वी होप कि ऐसा ना हो। ऑल्सो ओके, corroborates wheat's vulnerability। तो इससे बेसिकली लेकिन हमें एक चीज पता चल जाती है कि wheat is vulnerable to climate change। तो बार बार देखिए आपसे अगर ये क्वेश्चन आता है इस बार, और ये क्वेश्चन बहुत न्यूज में भी रहता है कि why is India और Indian subcontinent more vulnerable than other countries to climate change? Yes, we are more vulnerable. Look at Pakistan, what has happened to them? It was not their fault at all, no matter the fact कि वो हमारी एक enemy country है, but जो floods का ग्लोबल वार्मिंग का रीजन वो नहीं है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। अब तो पता नहीं क्या है, पर उनका इतना कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। वहां से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, पर सफर कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया जुड़े हुए हैं, जो उनकी ज्योग्राफी है वही हमारी भी ज्योग्राफी है। कल को हो हमारे साथ भी कुछ भी सकता है, जिसमें हमने कुछ गलत किया ही नहीं है वो हमारे साथ गलत होगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप फूड का लिखिए कि कैसे वीट क्रॉप एक राबी क्रॉप है और कैसे हीट वेव कंडीशंस इट कैन डिस्ट्रॉय इट। ठीक है, ये फैक्टर लिखिए। और क्या लिख सकते हैं आपके इंडिया क्यों और वल्नरेबल है क्लाइमेट, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है 7500 किलोमीटर्स की। तो जब कोस्ट लाइन इतनी बड़ी तो साइक्लोन्स आएंगे तो या सी लेवल राइज होगा तो कौन इफेक्ट होगा ज्यादा, हम इफेक्ट होंगे। तो बहुत सारी ऐसे मल्टी डायमेंशनल ऐसे पॉइंट्स करके आप लिख सकते हैं। फिर उस ऑफ कोर्स जो उसमें गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, जो भारत में स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो फूड सिक्योरिटी वाले के लिए, आप ये HD3385 जो हमारे पास वैरायटी आई है इसके बारे में लिख सकते हैं। ऑल द मोर रीजन, ओके, इन दिस केस इट हैज टू डू विद द अर्ली अराइवल ऑफ समर। तो अगर एक प्रीलिम्स में पॉइंट आता है दैट द अर्ली अराइवल ऑफ समर इज गुड फॉर व्हीट क्रॉप, दैट इज रॉन्ग, इट इज वेरी बैड फॉर व्हीट क्रॉप। ऑल द मोर रीजन देन टू ब्रीड व्हीट वेराइटीज दैट कैन टॉलरेट। तो इसीलिए हमें बेसिकली ऐसी व्हीट वेराइटीज बनानी है जो हीट स्ट्रेस को, टर्मिनल हीट स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकें। और अगर हम उन्हें हार्वेस्ट करें बाय मार्च एंड, तब भी वो अच्छी यील्ड ला के दें। तो जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने डेवलप की है एक ऐसी ही वेराइटी जिसका नाम है HD3385। ठीक है, HD3385 which is suitable for sowing in the second half of October। तो यूजुअली देखिए क्या होता है, वीट को कब सो किया जाता है, वीट क्रॉप को हम उसे नवंबर के या तो बिल्कुल बिगिनिंग में, कहीं देखिए जो प्रदेश हैं कहीं स्टेट्स हैं उसमें बिल्कुल नवंबर के बिगिनिंग में हो जाता है, कहीं में नवंबर के एंड में होता है। तो लेकिन हम बेसिकली इस HD3385 की वैरायटी को, अब देखिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किसने डेवलप किया है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है कि। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे DM मस्टर्ड के बारे में आए तो ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन इसके केस में क्या होगा, जो फर्स्ट हाफ मतलब अक्टूबर अभी जो चल रहा है ना, अक्टूबर 22 में जो अभी वाला हम देख रहे हैं HD3385 को, उसे अक्टूबर 22 को सो कर दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे अक्टूबर में हम इसे इसकी सोइंग कर देंगे। और अगर यहाँ पे HD3385 ना होता और अक्टूबर में हम एक नॉर्मल वीट वेराइटी को सो करते तो क्या होता, प्री मेच्योर फ्लावरिंग हो जाती। ठीक है, तो और प्री मेच्योरिंग फ्लावरिंग हो जाती तो यील्ड इतनी ना निकलती। लेकिन HD3385 हैज लॉन्गर विंडो
not only for grain development but also for vegetative growth of roots, stems and leaves. और इससे grain yield भी बढ़ा है 1 to 1.5 tons तक, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं. The good thing is that the institute, और साथ ही में ये बहुत अच्छा है कि इंस्टीट्यूट ने लाइसेंस दे दिया है, has licensed the new variety to private company for seed multiplication and commercialization. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो इससे एक टर्म जो आप लिख सकते हैं, लैब टू लैंड अडॉप्शन, ये बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है, यूजुअली इसमें जो टाइम लगता है उसी को हमें कट करना होता है अगर हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है इन तरह की नई वेराइटीज से. ठीक है, और साथ ही में आई के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी इन्फ्रिंज नहीं होंगे. सोइंग वीट इन अक्टूबर वुड ऑफ कोर्स प्रेजेंट अ चैलेंज, लेकिन ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं पंजाब हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं उसमें क्या होता है, पहले ही बहुत कम समय होता है पैडी यानी कि जो खारीफ क्रॉप है उसके बाद फटाफट से वो जलाना शुरू कर देते हैं. यही तो स्टबल बर्निंग की दिक्कत है ना, ताकि वो वीट के लिए फटाफट से फील्ड को तैयार कर सके. तो अब तो और ये केस बढ़ सकता है क्योंकि अक्टूबर में ही हमें अर्ली सोइंग कर देनी है. तो लेकिन फिर यहाँ पे एक इन्होंने चीज लिखी है कि लेकिन जब हमें बताएं, हम उन्हें बताएंगे अच्छा इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, अर्ली स्विंग से रील्ड भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का स्ट्रेस भी जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, और उनको इंसेंटिवाइज करेंगे हैप्पी सीडर्स यूज़ करने के लिए और नॉन बर्न रेसिड्यू मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के लिए. सो वी कैन सी अ पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज ऑन देयर पार्ट ऑल्सो. अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो वीट से रिलेटेड और यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए, अब हम वो डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पे एक टर्म होता है बेसिक बायोलॉजी का, ये 11th स्टैंडर्ड आई थिंक, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे एक टर्म होता है जिसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, जो इस वैरायटी में वीट वैरायटी में किया गया है. तो माइल्ड वर्नलाइजेशन के माध्यम से इसको हमने बेसिकली कोल्ड उसमें ही बना दिया है कि दे कैन फ्लावर. ओके, तो इससे क्या होगा, वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यू एक्सेलरेट द एबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू कोल्ड टेम्परेचर्स. ठीक है, तो वर्नलाइजेशन इज रिलेटेड टू हीट या कोल्ड, उसमें एक फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी. बस आपको इतना याद रखना है कि वर्नलाइजेशन का जो ताल्लुक आता है वो इससे, क्योंकि एक और टर्म होती है फोटो पीरियोडिज्म, इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है क्योंकि हम वर्नलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पता होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स भी, तो जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो डार्क और लाइट पीरियड यानी कि नाइट और डे में उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं. प्लांट्स के केस में वो फ्लावर कब करेंगे, ठीक है, नाइट में या डे में, तो वो फोटो पीरियोडिज्म होता है. तो लॉन्ग डेज होंगे या लॉन्ग नाइट्स होंगी, ऑल्दो वो सीजनली है यहाँ पे भी इम्पैक्ट, पर आई होप यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी से समझ आ जाएगा. फोटो मतलब होता ही लाइट है. ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. और साथ ही में ये जो आप यील्ड ये वाली वैरायटी हमने देखी है, ऐसा नहीं है कि पहली ऐसी वैरायटी, अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में लिखा है दिस इज द फर्स्ट वैरायटी विच इज डेवलप्ड बाय IARI इसको डील करने के लिए, जी नहीं, पहले और 2 वैरायटीज आ चुकी हैं, ऑल्दो दिस वन इज मोर प्रॉमिसिंग. पहली वैरायटी का नाम था HDC SW18, जिसमें हमें हायर यील्ड तो मिल गया था, पर वो इतने टॉल थे, वो क्रॉप्स इतने टॉल थे कि जितना टॉल होगा तो और वीक हो जाती है स्टेम्स, और फिर लॉजिंग और बेंडिंग के हमारे पास चांसेस आ जाते हैं. तो ये चीज़ आपको पता होगी. ठीक है, फिर उसके बाद पहली तो मतलब थोड़ी यहाँ पे लिमिटेड सक्सेस रही. फिर उसके बाद एक और हमने वैरायटी डेवलप की HD3410, तो इसको भी रिलीज किया गया था 2022 में ही. इसका ऑफकोर्स हमें इससे हायर यील्ड मिला, इसमें काफ़ी पोटेंशियल था, और हमने जो इसमें अटेन किया लोअर प्लांट हाइट, जिससे क्या हो, बेंडिंग ना हो, लॉजिंग ना हो. तो ये जो हम HD3385 देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली सेम यील्ड हमें मिल रहा है जो HD3410 सेकेंड वेराइटी से मिल रहा था, और प्लांट हाइट भी ऑलमोस्ट सेम ही है. उसमें 100 सेंटीमीटर थी तो इसमें 95 सेंटीमीटर है. स्ट्रॉन्ग स्टेम्स है, लीस्ट लॉजिंग प्रोन है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो इम्प्रूवमेंट है ये अर्ली सोइंग करने के लिए सबसे किफ़ायती है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ओके, और अगर और कुछ फैक्ट्स आ गए तो लॉन्गर विंडो फॉर ग्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, जो भी मतलब ये सब कुछ आप देख के सही मार्क कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा. अब लास्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वीट, अगर इतनी कहानी ना आई तो वीट पे कुछ आ जाएगा. तो वीट पे क्या आएगा, वीट पे आएगा कि कौन सा टेम्परेचर उनके लिए सही रहता है. तो देखिए सोइंग का उनका टेम्परेचर अलग है और राइपनिंग और हार्वेस्टिंग का अलग है. सोइंग के समय पे उन्हें 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और जो राइपनिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे उन्हें 21 to 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है विद ब्राइट सनलाइट. रेनफॉल कितनी चाहिए होती है वीट क्रॉप को, 75 to 100 सेंटीमीटर. ये आपकी जो पुस्तिका है, जो 11th और 12th क्लास की आप ह्यूमन जोग्राफी वाला वो जो पढ़ते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, सॉइल किस तरह की रिक्वायर्ड होती है इनको,
आप ये जानते हैं कि इनको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी या क्लेई लोमी सॉइल्स चाहिए होती हैं, जैसे गंगा सतलज प्लेन्स, ठीक है, या फिर ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो ये सारी चीज़ें बेसिक वीट के बारे में, अगर इतना सब कुछ जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया वो सब कुछ ना आया और तो फिर कुछ वीट के बारे में ही आ गया, तो वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के परस्पेक्टिव से आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं और एडिटोरियल्स भी देखने हैं इंडियन एक्सप्रेस के ही, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे लगातार 3 साल क्वेश्चंस आए हैं। आई थिंक इस साल नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये क्वेश्चन तो 2 साल लगातार आया है कंसेक्यूटिवली। करप्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी डिफाइन करता है ये एक्ट, तो यहाँ पे अब क्योंकि न्यूज में है, मंडे को ही इससे रिलेटेड कुछ हुआ है, तो आपको सेक्शन 123 के बारे में पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट, और ये आपकी प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया गया with respect to representation of people act 1951 which of the following offenses written below are corrupt practices, तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, कौन से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है कि देखिए, कोई भी भारत में ऐसा नहीं है जो एक कैंडिडेट को इसलिए वोट करता है क्योंकि उसने एमबीए की हुई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है वोट करने का। तो इसीलिए कोई अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कंसील कर लेता है, छुपाता है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टेटस, तो ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं कंसिडर की जाएगी अंडर सेक्शंस 123 क्लॉज 2 एंड सेक्शंस 123 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 2 और क्लॉज 4 की बात ही क्यों की है, वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्लॉज 2 है, इट डील्स विद एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, या फिर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस आप करने की कोशिश करते हैं उससे डील करता है क्लॉज 2, और क्लॉज 4 डील करता है जब आप फॉल्स स्टेटमेंट्स मेक करते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, केस इन सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो देखिए कि क्या कौन सा केस है, अनुराग नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी जी का केस है, जिसमें बेसिकली जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना जी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बेसिकली मना कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे 2017 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी यही था कि ये दोनों करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, और वही इसे ही अपहोल्ड किया गया है, ठीक है। तो हर्षवर्धन वाजपेयी जी एक बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने एक सीट जीती थी 2017 में, और एंड ही रिटेन्ड इट इन 2022। तो उन्होंने बेसिकली, जो पिटिशनर था, जो एक कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, उनका ये क्लेम था कि उन्होंने एक करप्ट प्रैक्टिस कमिट की है अंडर क्लॉज 2 एंड क्लॉज 4, क्योंकि उन्होंने ना ही अपनी लायबिलिटीज को डिस्क्लोज किया और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी करेक्ट नहीं दी, और साथ ही में एक फॉल्स स्टेटमेंट भी मेक की अबाउट हिज कैरेक्टर एंड कंडक्ट इन हिज नॉमिनेशन एफिडेविट, ठीक है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था इस पिटिशन को, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि देखिए, कोई इनएक्यूरेसी या कंसीलमेंट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिड नॉट अमाउंट टू अनड्यूली इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स। मतलब ना ही तो ये अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर रहा है वोटर को, और मतलब ऐसा तो है नहीं, कौन वोट करता है, पीएचडी है तो हम इसको जिता देंगे, ऑल्दो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो एक डिबेट है, पर नहीं करता ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है कि एक सब्सटैंशियल कैरेक्टर नहीं है ये इस मुद्दे का आपका, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। करप्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, जो कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड है, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, false information, प्रमोशन और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ एनमिटी और हेट्रेड बाय अ कैंडिडेट, चाहे वो रिलीजन के टर्म्स में हो, रेस के टर्म्स में हो, जेंडर के टर्म्स में हो। तो हमने क्या क्या देखा, बाइबरी तो है ही एक करप्ट प्रैक्टिस, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी, लेकिन अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी एक करप्ट प्रैक्टिस है, और साथ ही में एनमिटी अगर आप प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तो ये 4 पॉइंट तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। सेक्शन 123 क्लॉज 2 क्या कहता है इस एक्ट का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, डिफाइन करता है इसको, एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट, ठीक है। तो आप अगर कोई अपनी फ्रीली एक्सरसाइज करना चाहता है अपने वोट डालने के राइट को, और आप उसको मैनिपुलेट करते हैं किसी तरह से,
किसी भी तरह का आप उनको कहते हैं जी मैं आपको डोमिनोज का पिज्जा खिला दूंगा या वट एवर नॉनसेंस, तो वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सेक्शन 123(4) क्या कहता है, क्लॉज 4, इट एक्सटेंड्स द एम्बिट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस टू द इंटेंशनल पब्लिकेशन। तो जब आप इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हैं, सो दैट यू नो यू कैन प्रीजुडिस द आउटकम ऑफ, यानी कि आप पहले ही सेट कर दें इन फॉल्स स्टेटमेंट्स के माध्यम से कि इलेक्शन जीतेगा कौन। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी करप्ट प्रैक्टिस होती है। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन बी, और आप ये जानते हैं कि एक इंसान अगर इलेक्ट हो गया एक कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उसे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आप ये जानते हैं। अगर वो किसी भी इफ ही इज कॉन्विक्टेड ऑफ सर्टन ऑफेंसेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, या तो वो बिल्कुल उनको जेल ही हो गई, उनको कन्विक्ट ही हो गए, दोषी साबित हो गए, या तो उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है, या फिर उन्होंने इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं डिक्लेयर किए हैं जो ऑफ कोर्स कैंडिडेट को करने पड़ते हैं, या फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस देने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में या वर्क्स में, उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये चीज़ भी आपको पता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए 2017 में एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, और उसका 4:3 का डिसीजन आया था, अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमचेन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन दैट एन इलेक्शन विल बी अनल्ड। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी डिसीजन आया था वो ये था, अगेन आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द इलेक्शन विल बी अनल्ड इफ वोट्स, अगर वोट मांगे जाएंगे धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे। सेक्शन 123 क्लॉज 3 ये कहता है। ठीक है, तो अगेन आपको हमने सेक्शन 123 क्लॉज 2 देख लिया, 123 क्लॉज 3 देख लिया, 123 क्लॉज 4 देख लिया। ठीक है, तो ये तो आप लिख के आइएगा। तो यहाँ पे इलेक्शंस रद्द माने जाएंगे अगर आपने वोट मांगा है रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज अब यहाँ पे लेकिन एक क्योंकि 4:3 का डिसीजन था, तो 3 लोगों ने डिसेंट किया होगा। तो 3 लोग कौन थे, अभी प्रेजेंट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी थे, जस्टिस यू ललित जी भी थे, और AK गोयल जी थे। तो उन्होंने अपने डिसेंटिंग व्यू में कहा था, जो बिल्कुल यहाँ पे आपको जस्टिफाइड लगेगा, कि आप कोई अगर इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है तो आप उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते कि ये बोलने से कि देखिए आप इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, और आपको इस वजह से, क्योंकि आप इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, ये प्रताड़ना सहनी पड़ी है, लेकिन मेरा ये एजेंडा है कि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं इसको रेमेडी करने की कोशिश करूंगा। तो ये गलत है, तो इसीलिए इन्होंने डिसेंट किया था। ठीक है, तो मतलब इफ यू डू दिस, कि एक इंसान कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग रहा, लेकिन कास्ट एक पर्टिकुलर या एक रिलीजन के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रेमेडी करने की कोशिश करेगा जब वो पावर में आ जाएगा, ये बोल रहा है, तो अगर आप उसको भी सेंसर कर देते हैं, सॉर्ट ऑफ यू रिड्यूस डेमोक्रेसी टू एन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये चीज यहाँ पे डिसेंटिंग व्यू में बोली गई थी। अब देखिए हमें एक एडिटोरियल डिस्कस करना है आपके GS2 के परस्पेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग अ बलून। तो देखिए आपको शुरुआत में लगेगा कि हम इतना तो पढ़ चुके हैं स्पाई बलून्स के बारे में, ऑल ऑफ दैट, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत अलग नैरेटिव मिलेगा US और चाइना के ऊपर। आप खुद देखेंगे अभी, एंथनी ब्लिंकन एंड वोंग याई, टॉप डिप्लोमेट्स फ्रॉम द US एंड चाइना रिस्पेक्टिवली फाइनली मेट। तो हम जानते हैं जो 59th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पे पिछले हफ्ते एंथनी ब्लिंकन और वांग याई मिले हैं। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं स्ट्रॉन्ग टर्म्स में। उन्होंने कहा है US ने कि हमारे सॉवरेनिटी को मत इम्पिंज कीजिए, तो उन्होंने कहा है कि आपने ओवर रिएक्ट कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो ये चीज हमने देखी। और आप ये जानते हैं एंथनी ब्लिंकन कौन है, ही वाज सेट टू विजिट चाइना, और फाइनली हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस देखने ही वाले थे कि रिलेशंस और बर्बाद हो गए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी थी बिकॉज द चाइनीज सर्वेलेंस बलून इन द US एयर स्पेस वॉज डिटेक्टेड और डिस्कवर्ड। द चाइनीज फर्स्ट रिस्पॉन्ड, तो चाइनीज ने पहले तो उन्होंने बहुत हम्बल होके उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि हमें पता है कि ये बलून वहाँ डायरेक्शन ऑफ विंड की वजह से वहां चला गया, तो हम रिग्रेट करते हो, ये मीटरोलॉजिकल बलून है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हमें खेद है इस बात का। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ऐसा हम्बल थोड़ा होके दिखाया, फिर उसके बाद जब US ने शूट डाउन कर दिया इस बलून को, क्योंकि देखिए अगर बाइडन उसको शूट डाउन ना करते तो फिर ट्रम्प इसका फायदा उठाते, तो उनको भी तो जीतना है ना डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो वो कैसे चल सकता है। तो चाइना कितना बड़ा हॉट बटन बन चुका है US पॉलिटिक्स में, आपको इस चीज से समझ आता है।
ओके पहले बाइडन ने नहीं शूट डाउन किया था क्योंकि इतनी डेब्रीज हो जाएंगी, फिर उसका भी खर्चा अलग लगेगा, उसको साफ करवाने का एंड ऑल ऑफ दैट, और जो एस्केलेशन होगी वो अलग। लेकिन फिर इतना जो जनता की तरफ से प्रेशर आया, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेशर आया, ही हैड टू डू दिस, यू नो। फिर भी चलिए इस अगर फैक्टर को हम यहाँ से हटा के ये देखें, फिर पहले तो उन्होंने जब शूट डाउन कर दिया यूएस ने इस बलून को, फिर चाइना ने भी अपना दे ऑल्सो अप्ड देयर एंटे। उन्होंने कहा कि ये अनथिंकेबल और हिस्टेरिकल एक्ट था जो क्लियरली वायलेट करता है कॉमन प्रैक्टिस एंड रेलेवेंट इंटरनेशनल लॉ को। तो ये चीज़ देखिए हमें यहाँ पे पता चलती है दे हैव, और साथ ही में उन्होंने अब ये भी बोल दिया है कि अगर बाई चांस अब आपके जो हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स है ना वो अब हमें शिनजियांग और तिब्बत के आसपास घूमते हुए भी दिख गए ना, तो हम भी आपके साथ वही करेंगे जो आपने किया है हमारे साथ। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो बेसिकली अब आपको यहाँ से क्या टेक अवे मिलता है? आपको ये टेक अवे मिलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट तक सीमित था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अब सिक्योरिटी फ्रंट पे भी एक्सटेंड हो गया है। तो पहला पॉइंट, अगर आप यूएस चाइना इस तरह का कोई एक कॉन्ड्रम पे कोई क्वेश्चन आ जाता है होलिस्टिक सा, जिसमें इंडिया का भी है कोई स्टेक है, तो आप उसमें लिखेंगे कि जो ट्रेड वॉर शुरू हुई थी कि वो नंबर 1 ना बन जाए चाइना, क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमिक पावर अभी यूएस है। ये इकोनॉमिक फ्रंट का अब हम सेकंड डायमेंशन देख रहे हैं, सिक्योरिटी फ्रंट की स्पाई बलून वॉर के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा यहाँ पे और डायमेंशन है कि जो वॉर है वो यहीं तक सीमित नहीं है, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तीसरा फ्रंट भी है जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीबडी इज वॉचिंग। तो वो आपके लिए अगर इस तरह से आप आंसर्स देखेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट एन एज। द बलून विच द यूएस हैड ट्रैक्ड सिंस इट्स, तो आप ये जानते हैं जैसे ही यूएस तो उसको पहले ही ट्रैक कर रहा था जब उसने टेक ऑफ किया चाइना के हाइनन आइलैंड से। ओके लेकिन ऑफ कोर्स यूएस को भी पता है कि ये डिफ्लेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, दे ऑल्सो नो इट, और इसीलिए यूएस ने कहा है हमें पता है कि ये अनप्लान्ड तो हाँ, हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन हमें पता है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे। अगर आपको एक भी गिवन एन अपॉर्चुनिटी यू वुड डेफिनेटली गैदर इंटेलिजेंस, दैट वी नो, और इसलिए हमने इसको शूट डाउन कर दिया। तो ये चीज आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसीलिए चाइना जो बोल रही है कि हिस्टेरिकल है, अभी हम देखेंगे कि कैसे हिस्टेरिकल है ये उनके हिसाब से। द फ्रीक्वेंट चाइनीज रेफरेंसेस, तो इसीलिए फिर अब बार बार जब चाइनीज रेफरेंसेस, एक ही तरह के वर्ड्स जो अपने बातों में उन्होंने बोले हैं कि वॉशिंगटन ने जो किया है, इट्स एपरेंट डिसरिगार्ड ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है तो इस तरह की रिपीटेड जो उन्होंने इन्वोक किए हैं टर्मिनोलॉजीज को, वो बेसिकली चाइनीज के लिए 2-3 काम करके देता है। पहला तो ये कि इट ड्रॉज अटेंशन टू और सर्व्स एज रिमाइंडर्स ऑफ एक्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ अमेरिकन वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली ये दिखाता है कि अमेरिकन हमेशा से ही अमेरिकन कैसे इंटरनेशनल लॉ को, नॉर्म्स को वायलेट करते आए हुए हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूरा संसार जानता है कैसे हैं, कैसे उन्होंने इराक को इन्वेड किया था, ये सब जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 क्या ऑब्जेक्टिव सर्व करता है उनका, बार बार ये रिइटरेट करना। नंबर 2 ये डिफ्लेक्ट करता है अटेंशन फ्रॉम सिमिलर चाइनीज वायलेशन। तो बेसिकली अब सबका ध्यान इंटरनेशनल वायलेशन कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है, इस पे चला गया, जिससे सबका ध्यान इससे हट गया कि चाइना भी तो वायलेशन कर रहा है, कैसे जो उइगुर मुस्लिम्स के साथ वो शिनजियांग में कर रहा है। ठीक है, तो और साथ ही में जो इंडिया के साथ एलएसी पे कर रहा है, तो वहां से सबका ध्यान हट गया। तो अब पूरा संसार बेसिकली यूएस पे देख रहा है, कोई किसी को है भी नहीं कि इंडिया में यहाँ पे लद्दाख में इन्होंने क्या किया था। ठीक है, या फिर अब तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, एट वर्स्ट इट बिल्ड्स अ केस, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, it builds a case for Chinese misdemeanors to be ignored because the rest of the world is unable to do anything about American ones. तो basically अब चाइना ने एक चीज क्लियर कर दी है कि कल को हम भी इस तरह के हर चीज वायलेट करेंगे, जो हम साउथ चाइना सी में अपने टापू बना रहे हैं, कुछ भी है ना, ये भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ ही है, लॉज के खिलाफ है, अनक्लॉज के ऑर्डर्स के खिलाफ है। पर जब आप यूएस का पूरी दुनिया हर चीज इग्नोर कर देती है, तो हमारा भी करना पड़ेगा। And this is exactly what their objective is. In a roundabout way, this last factor actually also serves Beijing's purposes by putting it on the same footing as the US. तो अब US के ओहदे पे basically चाइना ने खुद को रख दिया है। ठीक है, that is as a country that is capable of ignoring international norms because क्योंकि उसके पास पावर है इग्नोर करने की और रिसोर्सेज है इग्नोर करने के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड व्यू है। ओके वो बेसिकली क्या कहते हैं कि देखिए हम अलग हैं, हम सुपर पावर तो बनेंगे और बन रहे हैं, पर हम यूएस जैसे नहीं बनेंगे, हम एक ट्रस्ट वर्दी मॉरल पावर बनेंगे। ऑल्दो उनकी मोरालिटी के डेफिनेशन क्या है वो हमको खुद भी नहीं पता, पर वो ये कहते हैं ऐसा। तो इसीलिए बेसिकली वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस को बैड लाइट में,
कि यूएस को छोटा दिखा दिया उन्होंने ऐसा करके कि यूएस के पास जो अभी दे आर अनक्वालिफाइड फॉर दिस सुपर पावर स्टेटस। इसीलिए हिस्टेरिकल शब्द का मतलब क्या है, जो वांग ने बार बार अपना रिएटरेट किया इस शब्द को, कि उनके पास जो पावर है तो वो स्टिल एक रैशनल एक्शन लेने में, सोच समझ के कोई एक्शन लेने में दे आर नॉट इवन सक्षम ऑफ डूइंग दैट। तो वो सुपर पावर तो वो होता है ना जो रैशनली डिसाइड कर सके, एक्शंस ले फिर उसके बाद, तो उनमें तो वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने अब एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। ओके, चाइनीज सेइंग वर्चुअस मैन एक्वायर्स वेल्थ, तो जैसे हम तो म्यूनिक में बेसिकली एक वांग ने एक चाइनीज सेइंग को यूज किया और इवोक किया, अ वर्चुअस मैन एक्वायर्स वेल्थ इन एन अपराइट एंड जस्ट वे। यू कैन यूज दिस इन योर GS4 ऑल्सो, कि अगर एक सुलझा हुआ इंसान है, एक वाइज इंसान है, वो वेल्दी तो बनेगा पर सही और जस्ट मैनर में। कि कैसे बेसिकली इन्होंने ये कह के क्या बता दिया कि जो अमेरिकन अटेम्प्ट हैं दे आर अनफेयर। ओके, तो आप अपने इकोनॉमी को नंबर 1 पे ही रखना चाहते हो और आप चाइना की जो इकोनॉमिक राइज को कर्ब करके, खुद ऊपर नहीं बढ़ के चाइना को नीचे गिराना चाहते हो, तो दिस इज एन अनजस्ट वे। ये उनका कहने का तरीका है। These Chinese remarks have nothing to do with what the Americans did or did not do but are about highlighting। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको बड़ा इंटरेस्ट है बताने के लिए कि अमेरिका ने क्या किया है क्या नहीं। उनका इंटरेस्ट बस ये है कि उनको ये हाईलाइट करना है कि चाइना एक सिविलाइजेशनल पावर है, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को फॉलो करती है, इवन व्हेन उनको एक बारबेरियन वेस्ट से डील करना है, घटिया देश उसके सामने हम खड़े हैं, मॉरल पावर है ना। तो ये चीज, सो इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन दैट अमेरिकans somehow lack civility and are thus also undeserving of being treated like a global superpower। तो ये चीज, तो देखिए जो मैं आपको बात बता रही थी, पहला पहला फ्रंट था जो इनका जो दिक्कत चल रही है वो था इकोनॉमिक। दूसरा कहाँ एक्सटेंड हो गया, स्पाई बलून वॉर से सिक्योरिटी। लेकिन ये जो अब हम देख रहे हैं वो एक नैरेटिव फ्रंट है। नैरेटिव, सिविलाइजेशन को अपना कोट करना, सिविलिटी, मॉरल पावर, सुपर पावर, रैशनल डिसीजन, हिस्टेरिकल। आई होप यू गेट माय पॉइंट। और यहाँ से इंडिया, इजिप्ट, बाकी जो और सिविलाइजेशनल पावर्स हैं उनको एक हिंट मिलता है कि हमें यूएस को इमोरल ही देखना है। वो यही करते हैं, उनके लिए माइट इज द राइट इज द थिंग फॉर देम। और कहीं ना कहीं हमें ये सिग्नल मिला और हम रिसीव करा, हमने किया है इस सिग्नल को रिसीव। ओके, that the Chinese are engaged in with the US, it is also one that speaks directly to at least 3 sets of countries जिनके पास हमारी ही तरह की हिस्ट्री है, चाइना की तरह ही सिविलाइजेशन लेगेसी है, जैसे ईरान, ओके, या फिर इंडिया या फिर इजिप्ट। तो ये 3 कंट्रीज और हैं जो यहाँ से, जो ऑफ कोर्स ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है, पर वी ऑल्सो गेट अ मैसेज हियर। ओके, तो और बहुत बार हमें देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया ने नहीं झेला है ये सुपर पावर सो कॉल्ड, इनके जो एब्स्ट्रैक्शंस को, या फिर जिस तरह से इन्होंने मिलिट्री रिजीम को, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया हमारे नेबरहुड में, वी हैव आल्सो गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट। अभी उनका नेशनल इंटरेस्ट ये है क्योंकि उनको चाइना को पीछे करना है, तो इंडिया याद आ जाता है उनको, है ना, इंडो पैसिफिक का इंडिया याद आ जाता है। वरना दे हैव, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इट्स ओनली अमेरिका फर्स्ट। ओके, तो ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी, ये ऑथर भी कहना चाहते हैं। Okay, and those another parts of the world who might have similar problems with the USA's interventionist methods। तो ये चीज आप 3 फ्रंट वो अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा एक आंसर को लिखते हुए, सी इज द लिमिट। तो यहाँ पे देखिए एक आपके GS4 के परस्पेक्टिव से कि ह्यूमन बींग्स शुड नेवर ग्लोट ओवर द मिजरी ऑफ अदर्स। ये सैडिस्ट जो बिहेवियर है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, इवन इफ जो आपके विक्टिम्स हैं वो आपकी एनिमी स्टेट ही क्यों ना हो, वाई एम आई डिस्कसिंग दिस, मैं इसको बेसिकली स्किप कर सकती थी। और ये आपके लिए एग्जाम्पल क्यों है, और इतना रेलिवेंट एग्जाम्पल के अपने पेपर में लिखेंगे तो इट वुड डेफिनेटली क्रिएट एन इम्प्रेशन, क्योंकि यू सी दीज वीडियोज एंड यू सी दीज पीपल, इट्स गुड। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियोज में भी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान एक उस चीज का एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने आप को किसी दूसरे देश के हेट्रेड में इतना घुसा के रखा कि वो अपनी ग्रोथ करना ही भूल गए, किसी से इतनी नफरत कि अपनी अच्छाई को देखना ही नहीं, अपना ग्रोथ को देखना ही नहीं। तो वो उस चीज का एग्जाम्पल है जो कभी किसी को नहीं करना। ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या और भी जो हम फीट्स अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं। आप हिस्ट्री गवाह है, जो भी देश ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ऑल्दो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बट स्टिल ओवर कॉन्फिडेंस या फिर किसी और के दुख में पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, वहाँ भुखमरी हो, पीपल आर राइडिंग ऑल दीज कॉमेंट्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज के नीचे, विच इज सैड। वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट। हमें अगर हम आगे बढ़ रहे तो हमें बहुत बड़ा रास्ता है और आगे बढ़ना है। देर इज सो मच, देर इज अ लॉन्ग रोड टू ट्रैवल, है ना। तो good to be confident but not overconfidence, not to gloat over somebody else's miseries, that's a bad thing, okay। the hardships, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने एक प्रैक्टिकल बात भी कही है राजा मेनन जी ने कि फिर भी हमें ये पता है कि पाकिस्तान अभी एक दिक्कत में है, ओके। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि पाकिस्तान पीपल आर पार्ट ऑफ द जनरल मिजरी ऑफ ह्यूमन काइंड एंड नो कॉज फॉर vulgar satisfaction. Nevertheless, the fact remains that at the state level, Pakistan is in a ओके जहाँ पे उनके पास सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है किसी भी चीज़ में, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ही है, लेकिन इम्पोर्ट डिपेंडेंट है पर फॉरेक्स नहीं है इम्पोर्ट खरीदने के लिए। फिर साथ में वहाँ पे सबसे बुरी चीज़ जो हो रही है टेररिज्म, मतलब जो उनका बनाया हुआ टेररिज्म था, जिन्होंने हमारे कितने लोगों की यहाँ पे जान ली, वो आज इट हिट्स यू बैक, जो आप करते हैं वो इट कम्स एंड हिट्स यू बैक एंड इट हिट्स यू वेरी बैड, बट ऑफ कोर्स वी फील बैड फॉर यू, इवन देन वी फील वेरी बैड फॉर यू। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो अब देखिए टुवर्ड्स दी एंड ये जो ऑथर है वो यही कहते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ना, इनफैक्ट पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, उसमें कोई परमानेंट फ्रेंड्स और फोज नहीं होते, परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते, सब कुछ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सेल्फ इंटरेस्ट हो चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट हो। तो वही बस कहानी है घुमा फिरा के कि बहुत सारे देश थे जो एक दूसरे के दुश्मन थे, आज दोस्त हैं। इंडिया और यूएस इसका एग्जाम्पल है। यूएस ने क्या नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट एक समय पे, या फिर जापान और यूएस एग्जाम्पल है जिसने उन पे बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी, जो कितनी ही बुरी चीज है, लेकिन लुक एट देम, दे आर अलाइव टुडे। लॉट मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीजें जो आज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसीलिए कि जो अब टेररिज्म क्या है ना, हम दोनों के लिए कॉमन फैक्टर बन गया है, ओके। इंडिया के लिए और पाकिस्तान के, एक समय के बाद तो जनता भी वहां की प्रेशर डालेगी ना कि क्या है ये, इससे बड़ी तो इंडिया ही है। तो ये चीज सो ये जो ऑथर एंड में कहते हैं वो यही है, वी नेवर नो, क्या पता टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हम दोनों को जोड़ दे, और तो उन पे अभी भरोसा करना तो मुश्किल ही है, बट स्टिल ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, पर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बस घुमा फिर आके पूरे एडिटोरियल में एक बात की गई कही गई है कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है। और ये चीज आप अपने आंसर्स में लिख के आइए, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आते हैं। इतने साल हो गए, कितने सारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आ गए, लेकिन हमारे पास ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, ब्रिलियंट पोटेंशियल है, जो अपनी जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो वो चीज़, एक फुल फ्लेज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, जब जो हमें पता है कि चाइना का जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही पुअर है, और इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत है इंडियन ओशन में खुद को डेवलप करने की, और रावलपिंडी अभी बुरी तरह बेहाल है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लिखनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को। दिस इज एन opportune टाइम फॉर अस। तो यही चीज यहाँ पे बस बोली गई है एक्सटेंड करके, ओके। अब देखिए हम द हिंदू के बाकी आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। अ लॉट मोर इंटरनेशनल रिलेशंस हियर, ओके। चाइना रशिया टाइज नॉट एम्ड एट अदर कंट्रीज, वांग याई। तो यहाँ पे रशिया और चाइना ने अपने डीपनिंग टाइज को शोकेस करते हुए वेंसडे को इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स क्लोजली वॉच्ड फॉर साइंस दैट बीजिंग माइट ऑफर क्रेमलिन स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फॉर इट्स वॉर इन यूक्रेन। लेकिन इन्होंने कहा है कि देखिए हमारा जो रिश्ता है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस वी आर डीपनिंग आवर रिलेशंस, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द यूएस और द वेस्टर्न कंट्रीज, ओके। तो ये जो विजिट आई है वांग याई द्वारा, देखिए बहुत कोइंसिडेंटल है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो बाइडन बुचरिस्ट 9 कंट्रीज में जा रहे हैं, और उससे पहले यूक्रेन गए, और जब हम February 24 का इन्वेजन, और उसी समय पे ऑल्दो शी जिनपिंग तो नहीं गए, पर वांग याई सबसे बड़े डिप्लोमेट है चाइना के, राइट। तो और हम इनका स्टैचर जानते हैं, तो उनका विजिट पुतिन से मिलना ये आप देख सकते हैं, है ना। तो इट सेज हाईली कि अगर वो विजिट वहां कर रहे हैं तो ये यहाँ विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अपने दिमाग में रख के हम आर्टिकल पढ़ेंगे।
The visit by Wang Yi, the Chinese Communist Party's most senior foreign policy official, to Moscow comes as the conflict in Ukraine continues to upend the global diplomatic order. तो ये जो यही चीज़ यहाँ पे बोली है, हम ये भी जानते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद जो सबसे बुरा टाइम है वेस्ट और रशिया के बीच में वो यही समय है, और मॉस्को ने अभी रिसेंटली न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपने देखा उसको भी सस्पेंड कर दिया, उसमें वो पार्ट नहीं लेंगे। जो लास्ट इस तरह की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल टीटी बची थी उसमें भी उन्होंने कह दिया कि मतलब एक तरफ तो यूएस कह रहा है और वेस्ट कह रहा है कि यू नो वी विल डिफीट रशिया। जब आप ये कह रहे हो कि वी विल नॉट लेट यू नो रशिया डिफीट यूक्रेन, तो आप यही कह रहे हो ना कि हम स्ट्रेटेजिक डिफीट दे देंगे रशिया को। सो यू नो ये तो हिपोक्रेसी है, पीस एंड दिस डज नॉट गो टुगेदर, इनवाइट फॉर शी। तो साथ ही में आप देखिए यहाँ पे जब इनकी बातें हुई तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑफ कोर्स ही हेल्ड द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, और साथ में उन्होंने बोला कि हमें भी सेवा का मौका दीजिए, प्रेसिडेंट शी को बोलिए कि विजिट करें रशिया में। द रशियन लीडर नॉट noted escalating international tensions, adding that in this context, cooperation between People's Republic of China and Russian Federation on the global arena is particularly important for stabilizing the international situation. तो वही सारी घुमा फिरा के यहाँ पे बातें लिखी हैं। ये जो हमारे रिलेशंस है aren't directed against any third countries and certainly can't be subject to, किसी के अगेंस्ट डायरेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर हमें यूएस कहेगा अपना रिश्ता तोड़ दो वो भी नहीं हो सकता। तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ऑल्सो। और साथ ही में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है कि हम दोनों सपोर्ट करते हैं मल्टीपोलैरिटी को, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो ये बेसिकली क्या है, जो यूएस डोमिनेंस है, यूएस हेजमनी है ग्लोबल अफेयर्स में, उसके खिलाफ एक टिल्ट है। तो मिस्टर चाइना, हम भी आपको ये बात कहना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव इन मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यू मस्ट ऑल्सो बिलीव इन मल्टीपोलर एशिया, जहाँ पे और भी पावर्स हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ तो आप यूनिपोलैरिटी लाना चाहते हैं। ऑलराइट, Dickinsonia fossil found in Bhimbetka is old beehive। तो देखिए ये क्या है कि कभी कभी हम इतना जुबिलेंट हो जाते हैं अपनी कई कई डिस्कवरीज पे, पर खैर ह्यूमिलिटी इसमें है कि इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद वो डिस्कवरी ही खराब थी, वो कुछ नहीं था, वो फॉजिल नहीं था, बल्कि यू नो बी हाइव का एक रॉक के ऊपर बनाया हुआ हनी का जाला था या जो भी, वो एक्सेप्ट करना इज अ यू नो ह्यूमिलिटी आप कहेंगे, इज अ गुड थिंग। तो एक एकेडमिशियन के पार्ट पे तो फाइनली यहाँ क्या हुआ है, fossils of an extinct species of animal that scientists reported in a sensational discovery from India's Bhimbetka rock shelters in 2021। Bhimbetka के बारे में आप प्रिपेयर करके जाइए, ये आपके लिए हिंट है, ठीक है। रॉक कट ये वो जो भी कुछ है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग इट वेरी नाइसली। ओके, तो फाइनली जो यहाँ पे हमें लगा डिकिंसोनिया का फॉसिल मिला है, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, इट वॉज वैक्स स्मियर्ड ऑन अ रॉक बाय अ बीहाइव। ओके, तो ये चीज़ प्रोफेसर ऑफ पेलियोंटोलॉजी, तो यहीं पे वही सारी चीज़ें। डिकिंसोनिया आप जानते हैं कि एन एनिमल दैट लिव्ड एट लीस्ट 538 मिलियन ईयर्स अगो इन अ केव। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और देखिए डिकिंसोनिया फॉसिल्स जो बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलते हैं, इट हैज़ इंडिकेटेड कि ये फॉसिल्स या तो सर्कुलर होते हैं या ओवल इन शेप होते हैं, समवॉट फ्लैट विद रिब लाइक स्ट्रक्चर्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल कॉलम। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई है, यू मस्ट नो इट, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग भीमबेटका, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके, जर्मन डैनिश विजिट्स टू इंडिया टू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन एंड चाइना। तो देखिए वैसे तो हम इस आर्टिकल को तभी डिस्कस करेंगे, हमने जैसे कल के एडिटोरियल में भी देखा था कि हम जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी आने वाली हैं, साथ ही में वी आर ऑल्सो सीइंग दिस जर्मन जो चांसलर है ऑलफ शॉल्ज वो भी आने वाले हैं, फिर साथ में डैनिश प्रिंस भी आने वाले हैं। तो जो टॉप ऑफ द एजेंडा क्या रहने वाला है, ऑफकोर्स यूक्रेन पे बातचीत होगी ही होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलेंगे तो, साथ में क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ थिंग। इसीलिए क्लाइमेट चेंज, यू नो डोंट बी सरप्राइज अगर आपके 4-5 क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज पे आ जाए, ठीक है। ये COP27 और COP26 को कंपैरिजन करते हुए ये चीज़ें हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की हैं कि कैसे COP26 COP27 क्या इनकी फाइंडिंग्स थी, आउटकम्स थे, अचीवमेंट्स थी, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाइए जितना होलिस्टिकली पॉसिबल हो सके। पार्टनरिंग विद इंडिया ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशंस will be at the top of the agenda, क्योंकि these European countries, you know very well how much are they enthusiastic about curbing climate change, although they might never provide you with the funding to,
बट दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एटलीस्ट अपनी कंट्री में तो। सो ये चीज़, लेकिन गुड ओनली अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और फिर जब ये विजिट होगी तो हम एक एक करके डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। वाई डू वोट ओके हु डू वोटर्स क्रेडिट और ब्लेम फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो देखिए, वैसे तो ये लोक निधि का CSDS जो सर्वे आता है ऑलमोस्ट हर साल, दे टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो एक सवाल पूछा गया कि देखिए क्या है कि आपको अगर पता होगा कि ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर आप अकाउंटेबल उसको होल्ड करेंगे, है ना। इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल कौन है, तब तो उनको अकाउंटेबल होल्ड करोगे आप, जवाबदेही तो उनकी बनती है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए। सो इफ वोटर्स डू नॉट थिंक दैट अ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है एक कोई पर्टिकुलर सर्विस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट अगर समझते आ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, तो वोट उस हिसाब से देंगे अपना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। Providing health facilities, whether it is good hospitals, medicines, availability of doctors and other medical facilities, is the responsibility of the state government. ये आप जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे और जो हम देख रहे हैं यहाँ सर्वे से हमें पता चला कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत PM-जय, तो मोस्टली लोग समझते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये क्या है, लेकिन वैसे इट इज़ फंडेड बाय बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस इस तरह की जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। हाउ विल यू होल्ड अकाउंटेबल, बाकी तो आपके और क्लोज है स्टेट गवर्नमेंट। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, यू कैन वेरी वेल सी कि कितने लोगों को क्या लगता था यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर ऑफ कोर्स हर चीज़ का क्या पता, स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए इतना काम कर रही है और आप सारा क्रेडिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देते रहेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है यहाँ पे। इंडिया चाइना होल्ड इन पर्सन बॉर्डर टॉक्स आफ्टर 3 years, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो यहाँ पे कुछ बहुत खास लिखा हुआ नहीं है जो हम इसको रिजॉइस करें या क्रिटिसाइज करें। इन द फर्स्ट विजिट बाय अ टॉप इंडियन ऑफिशियल टू चाइना इन मोर देन 3 years, the two countries have discussed the proposal for disengaging in the two remaining friction areas along the line of actual control। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है ताकि हम रिस्टोर कर सके नॉर्मैलिटी को। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों ही साइड्स के उन्होंने सिचुएशन जो है LAC के पास उसको रिव्यू किया, प्रपोजल्स को डिसएंगेजमेंट के उन्होंने डिस्कस किया, जो बचे कुछ एरियाज रह गए हैं, इन एन ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। जो दोनों की पोजीशंस थी जो उन्होंने स्ट्रांगली रखी, ओके, विच वुड डेफिनेटली हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी along the LAC in western sector and create conditions for restoration and normalcy in bilateral relations। क्योंकि of course आप एक तरफ बॉर्डर रिलेशंस खराब है, बाकी रिश्ते सही नहीं हो सकते, तो ये बाकी रिश्ते सही करने हैं तो बॉर्डर सही करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ओके। If it said both sides agreed to move forward on the basis of consensus previously reached, accelerate the resolution of issues related to western section of the Sino-Indian border and reach mutually acceptable situation at an early date। तो अभी यहाँ पे नेगोशिएशन शुरू होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इजरायली एनवॉय डिफेंड्स हैफा पोर्ट डील विद अडानी ग्रुप। तो देखिए जब सब अडानी ग्रुप को छोड़ रहे हैं बिकॉज इट्स क्राइसिस हिट कंपनी राइट नाउ, तो जो इसराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि देखिए कॉन्ग्लोमरेट हैड पेड इन फुल फॉर द हैफा पोर्ट, है ना। तो जो उन्होंने लास्ट मंथ लिया, अपने जिम्मा लिया उसका, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो पोर्ट है का इसराइल में है, ठीक है। तो अगर इस तरह के पोर्ट्स मैच द फॉलोइंग में आ गए आपके इंटरनेशनल पोर्ट्स और उसकी कंट्रीज क्या है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड मेडिकल कोटा फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स इन MP। अब देखिए लेट्स सी इस पे कोई पॉलिटिकल डिबेट आती है कि नहीं, पर आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में एक कोटा मिलेगा। दिस वुड डेफिनेटली बी ओवर एंड अबव द अदर रिजर्वेशन वी ऑलरेडी हैव।
So this is what you have gotten here. Supreme Court refuses to stay EC order giving सेना name to शिंदे. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन का बेसिकली जो 1968 का ऑर्डर है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, वो इलेक्शन कमीशन का जिम्मा है उसमें। इलेक्शन कमीशन भी तो जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती है, आप ये जानते हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, सिंबल किसका है किसका नहीं है, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अब शिंदे फैक्शन के पास गया है ये सिंबल और जो साथ में जो नाम है पार्टी का, तो उन्हीं के पास रहेगा। पर डेफिनेटली जो आपको यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, वो आप रख सकते हैं। और जो टॉर्च और फ्लेम आपको मिला था वही आप उसको रख सकते हैं। इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबल ग्रोथ का 15% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि हम ब्राइट स्पॉट हैं। जब हर जगह रिसेशन सॉर्ट ऑफ चीज आ रही है, इंडिया इज ग्रोइंग, सो वी आर डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द ग्लोबल ग्रोथ। क्योंकि डिजिटाइजेशन हमने काफ़ी ज़्यादा अपनाई हुई है, प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, हमने फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होने दिया है। बजट देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, कैसे हमने प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी दी, चैप्टर नंबर 3, और कैसे हमने केपेक्स बढ़ाया हुआ है अपना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।